हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में जो है शिक्षण संग्रह जो मॉड्यूल है उसके विषय में जो क्विज़ है उसके कुछ आंसर्स, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। इसमें 10 क्वेश्चन हैं और ये सब लिखने वाले क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें करते हैं तो न केवल आपके ज्ञान में वृद्धि होगी बल्कि आने वाले समय में यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को हासिल करने में। जो फाउंडेशन लर्निंग गोल्स का जो हमें लक्ष्य मिला है मार्च 2022 तक प्राप्त करना है इसे, उसको पूरा करने में भी ये काफ़ी आपके लिए मददगार होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के विषय में संक्षेप में लिखिए। ये देखिए, ठीक है। तो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल क्या है ये हम आपको बता देते हैं। शिक्षकों की आवश्यकताओं और व्यावसायिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस हस्त पुस्तिका में आवश्यक जानकारियाँ, उपयोगी सूचनाओं एवं विभिन्न शैक्षिक संदर्भों का समावेश किया गया है। तो ये है इसके बारे में संक्षेप में ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकताओं और व्यावसायिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस पुस्तिका में हस्त पुस्तिका में आवश्यक जानकारियाँ, उपयोगी सूचनाओं और विभिन्न शैक्षिक संदर्भों का समावेश किया गया है। ठीक है, आप इसे एक कॉपी पर नोट कर सकते हैं और फिर उसके बाद इसमें लिखेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के कितने भाग हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है आप देखिए शिक्षण संग्रह जो मॉड्यूल है इसमें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर भाग 1 है, ये है देखिए भाग 1, 2, 3, फिर अगला है यहाँ पे 4, 5, 6। ठीक, तो ये 6 भाग हैं इसमें कुल। और फिर इसके बाद पूछा है कि ये कितने भाग हैं और इनके नाम भी पूछा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर उनके नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ना, उसके नाम लिखिए। तो नाम जो है हमें लिखना है यहाँ पर, देखिए आप। पहला है शिक्षण संग्रह की अवधारणा आवश्यकता, ये आप लिखेंगे पहला। और फिर उसके बाद है दूसरा, ये है शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्तुएं। फिर तीसरा है व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना। फिर चौथा आपको लिखना है सीखने के लिए आकलन। फिर 5वां है विद्यालय नेतृत्व और फिर 6ठा आता है हमारा परिशिष्ट। तो ये 6 नाम भी आपको लिखने हैं इस जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके उत्तर में। ठीक है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के कितने भाग हैं? 6 भाग हैं और उनके नाम लिखिए। तो नाम अभी हमने आपको बता दिया, आप इसे नोट कर लीजिए और फिर इसमें लिखिएगा। ठीक है, शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूछा गया है शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन का आंसर है शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु। तो इसमें आपका एक हो जाएगा चयनित लर्निंग आउटकम, फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा लर्निंग आउटकम के आधार पर उपयुक्त गतिविधियों व सामग्री का चयन करना। फिर आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा शिक्षण योजना के विभिन्न चरणों एवं उन पर दिए जाने वाले समय का निर्धारण। फिर चौथा पॉइंट हो जाएगा शिक्षण योजना में सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करना। आप चाहें तो ये सभी लिख सकते हैं। आगे है जो है बच्चों की प्रगति का सतत आकलन तथा शिक्षण योजना में परिवर्तन करना, शिक्षण की रोचकता और भी हैं पॉइंट। तो ये जो है आप ये 4 लिख सकते हैं, बहुत काफ़ी बड़ा हो जाएगा उत्तर, तो आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लें और शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु में आप इसे लिख सकते हैं। फिर अब हमारा आता है यहाँ पर नेतृत्व क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम देखते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है इसमें, किसी संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों को सही दिशा देने तथा उसमें कार्य कर रहे व्यक्तियों को साथ लेकर चलने को नेतृत्व कहते हैं। ठीक है, तो नेतृत्व क्या है ये इसका उत्तर आपको यहाँ पर मिल गया। आप इसे नोट कर लीजिए और लिखेंगे आप यहाँ का ये उत्तर में पहले किसी संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों को सही दिशा देने तथा उसमें कार्य कर रहे व्यक्तियों को साथ लेकर चलने को नेतृत्व या लीडरशिप कहते हैं। ठीक है, अब पूछा है इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है, आप यहाँ पर देखिए यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो यह कितने प्रकार का होता है ये उसका उत्तर यहाँ देखिए दिया गया है ना। सत्ताधारी या निरंकुश नेतृत्व शैली, ये 3 प्रकार का होता है। आप लिखेंगे ये सभी नाम पॉइंट करके और फिर आप लिखेंगे पहला नंबर सत्ताधारी या निरंकुश नेतृत्व शैली, या आप नेतृत्व केवल लिख सकते हैं। लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक या सहभागी नेतृत्व होता है दूसरा, और तीसरा होता है अनहस्तक्षेपी या स्वतंत्र नेतृत्व। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ये हो गया हमारा 4 क्वेश्चंस के आंसर। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा शिक्षण अधिगम परिणाम के विषय में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको, शिक्षण अधिगम परिणाम क्या है।
यहाँ देखिए, शिक्षण अधिगम परिणाम क्या है, ये जो है लर्निंग आउटकम को यहाँ दिया गया। लर्निंग आउटकम को प्रमुख रूप से सीखने का प्रतिफल, सीखने संबंधी परिणाम या शिक्षण अधिगम परिणाम के नामों से भी जाना जाता है। तो यहाँ एक बात हमने ये जानी कि शिक्षण अधिगम परिणाम जो है वो लर्निंग आउटकम ही है और इसे ही अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ देखिए इसका उत्तर दिया गया है कि लर्निंग आउटकम या शिक्षण अधिगम परिणाम के विषय में आप क्या जानते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ दिया गया है। लर्निंग आउटकम यानी शिक्षण अधिगम परिणाम शिक्षण अधिगम परिणाम से आशय उन परिणामों या दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं और फिर इसके बाद आप एक पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं कि ये जो है बच्चों के सीखने की प्रगति का संकेतक है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है यह एक परिणाम आधारित लक्ष्य है। आप देखिए जो कि बच्चे की प्रगति का आकलन गुणात्मक तथा संख्यात्मक रूप से करने हेतु अवलोकन बिंदु प्रदान करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके उत्तर में आप केवल इतना लिखेंगे, ये वाला पॉइंट, कि शिक्षण अधिगम परिणाम से आशय उन परिणामों से या दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। और फिर इसके बाद एक लाइन और आप इसमें जोड़ेंगे, यह बच्चों के सीखने की प्रगति का संकेतक है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर, ये जो है शिक्षण अधिगम परिणाम के विषय में आप क्या जानते हैं। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा 5 के अंग्रेजी विषय का लर्निंग आउटकम्स क्या है। तो देखते हैं, ये देखिए कक्षा 5 के विषय का अंग्रेजी विषय का लर्निंग आउटकम यहाँ दिया गया है। पहला पॉइंट है चिल्ड्रेन आर एबल टू स्पीक ए फ्यू सेंटेंसेस इन इंग्लिश ऑन द गिवन टॉपिक्स। और फिर दूसरा है चिल्ड्रेन आर एबल टू राइट शॉर्ट कंपोजिशंस पिक्चर्स कंपोजिशन यूजिंग स्ट्रक्चर्स दे हैव लर्नड। फिर तीसरा पॉइंट है चिल्ड्रेन आर एबल टू सर्च वर्ड्स इन डिक्शनरी और चिल्ड्रेन आर अवेयर ऑफ डिफरेंट सीजन्स नेम ऑफ द मंथ्स इन ए ईयर एंड नो देयर ऑर्डर। फिर उसके बाद द चाइल्ड इज एबल टू रिकॉल द इंग्लिश नेम्स एंड स्पेलिंग ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो ये है लर्निंग आउटकम कक्षा 5 के लिए अंग्रेजी विषय का। अभी हमने देखा ये अंग्रेजी विषय का लर्निंग आउटकम है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए यहाँ पर है ना, कक्षा 5 के अंग्रेजी विषय का लर्निंग आउटकम्स हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा से संबंधित 2 गतिविधि बताइए। केवल 2 गतिविधि आपको बतानी है। तो यहाँ हमने आपको सारी गतिविधियाँ लिख दी हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके आपको दी हैं। देखिए भाषा से संबंधित गतिविधियाँ हैं ये, निर्देश अनुपालन। फिर उसके बाद है बच्चों को समूहों में बांटना, दादा आए बतासे लाए, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। फिर सभी बच्चों की सहभागिता हेतु है कुछ जैसे वर्ड को बोलना। फिर उसके बाद है सुनो और बताओ। ठीक है, और यहाँ भी है कुछ, एक बोले दूसरा बताए, आंखें खुली हों या हो बंद, गिनो और बताओ, कौन सा शब्द अलग, कुछ मज़ेदार लय वाले वाक्य बना लें। और फिर इसके अतिरिक्त आप इसे लिख सकते हैं कौन सा शब्द अलग है ये, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। जैसे मान लीजिए आपने बच्चों को दिया कि रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, खोया, इसमें कौन सा अलग है। तो बच्चे जो है उसको सोचेंगे, सोचने की शक्ति यहाँ जो है विकास करने के लिए उसका यहाँ पर बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो जैसे देखिए ये बर्फ़ी, खोया और रसगुल्ला जो है दूध से बनती है, जबकि गुलाब जामुन में दूध की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं करेला, भिंडी, आम, आलू, तो इसमें क्या अलग है। तो आप जो है इसमें जो है अब बच्चे जब सोचेंगे तो फिर वो ये बता सकते हैं कि भिंडी, करेला, आलू सब्जियां हैं, जबकि आम जो है फल है। ठीक है, तो ये आप बच्चों को ये वाली गतिविधि लिख सकते हैं कौन सा शब्द अलग है। और उसके बाद ये भी लिख सकते हैं एक बोले दूसरा बताए, बिल्कुल आसान है ये भी। तो आप केवल 2 गतिविधि लिखना है तो आप ये दोनों लिख सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु लिखिए। ठीक है, सॉरी ये तो तीसरा क्वेश्चन है। ये है आरटीई एक्ट 2009 क्या है, ये है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं आरटीई एक्ट क्या है। यहाँ देखिए ये दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 1993 में एक निर्णय दिया गया जिसमें कहा गया कि शिक्षा के बिना जीवन का अधिकार अपूर्ण है। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं।
हमने इसको, ये काफ़ी बड़ा है तो हमने इसको शॉर्ट में करके बता देना है आपको, आप उसे नोट कर लीजिए। सन 1993 में उच्चतम न्यायालय द्वारा 1993 में, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था के संबंध में जो है ये निर्णय दिया गया कि शिक्षा के बिना जीवन का अधिकार अपूर्ण है तथा 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। देखिए यहाँ पर दिया गया है ये। और इस निर्णय के बाद क्या हुआ, इस निर्णय के बाद ये हुआ कि जो है संविधान में संशोधन किया गया, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में किया गया, जिसके अंदर मूल अधिकारों का वर्णन है इसमें अनुच्छेद 21 में। तो इसमें अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया गया, जिसमें कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा आधारित करे उपबंध करेगा। ठीक है, तो ये कहा गया। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ठीक है यहाँ पर देखते हैं, इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ और सभी बच्चों को यह अधिकार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास प्रारंभ किए गए। इसी क्रम में जो है 2006 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का एक मॉडल विधेयक विकसित हुआ, जो 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में पारित हुआ तथा 27 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। अंततः भारत के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराने की यात्रा लगभग एक शताब्दी के बाद 2010 में मंजिल प्राप्त कर सकी, क्योंकि 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो गया। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में करके हम एक बार दोबारा बोल देते हैं, आप इसे नोट कर लें। सन 1993 में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक शिक्षा व्यवस्था के संबंध में एक निर्णय दिया गया कि शिक्षा के बिना जीवन का अधिकार अपूर्ण है तथा 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। इस निर्णय के बाद 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के अंतर्गत मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करें उपबंध करेगा। इसके फलस्वरूप शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ और इसी क्रम में वर्ष 2006 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का एक मॉडल विधेयक विकसित हुआ, जो 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में पारित हुआ तथा 27 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ और अंततः 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो गया। शिक्षा का अधिकार अब 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है तथा राज्य प्रत्येक बच्चे को कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, आप इतना लिखेंगे, बड़ा है परंतु इसे लिखना आवश्यक है और आप इसे नोट करके इसे याद रखें, क्योंकि हम सब एक टीचर हैं और हमें इस एक्ट के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 तक का आंसर। और अब आगे है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है आकलन कितने प्रकार का होता है, यह क्यों आवश्यक है। तो आकलन के बारे में हम देखते हैं। यहाँ आकलन के प्रकार बताए गए हैं। अंक आधारित आकलन, यहाँ देखिए अंक आधारित आकलन, और दूसरा है रचनात्मक आकलन। इसे जो है सतत एवं व्यापक आकलन भी कहते हैं। तो ये आकलन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद पूछा गया है यह क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो यह क्यों किया जाना चाहिए, ये क्यों आवश्यक है, यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं। सीखने सिखाने की योजनाओं को नियमित और उपयुक्त तरीके से परिवर्धित कर लागू करने के लिए। फिर दूसरा है पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित समयावधि में विविध विषयों में बच्चे की प्रगति परिवर्तनों को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है कुछ पॉइंट्स हैं नीचे, आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं, वरना काफ़ी बड़ा हो जाएगा आंसर। तो आप कोई भी 2 पॉइंट जो आपको ठीक लगे इन पॉइंट्स में से, यहाँ देखिए दिए गए हैं, आप लिख सकते हैं कि यह जो है आकलन क्यों आवश्यक है। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। और आगे है क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालय वातावरण का बच्चों के अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसे आप लिख सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में हम आपको बोल दे रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। विद्यालय का वातावरण एक ऐसा कारक है जो बच्चों को प्रभावित करता है तथा उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है। ठीक है, आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए। विद्यालय का वातावरण एक ऐसा कारक है जो बच्चों को प्रभावित करता है तथा उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है। ये आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिख देंगे और फिर सबमिट कर देंगे। तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चंस के आंसर। आगे भी हम आपके लिए और भी ऐसे क्विज के आंसर्स लाते रहेंगे, तो आप प्लीज़ उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।